ने क्वेश्चन पूछा है देवाशीष ने कि आप चक्रा हीलिंग के बारे में कुछ बताइए। ये जो डायमेंशंस की बात है इसका मैं उत्तर देती हूँ। इसका बहुत सटीक उत्तर हमारे पास है। देवाशीष की समस्या ये एक्चुअली समस्या नहीं है। देवाशीष बंगाल से है और बंगाल में शक्ति की साधना का इतना गहरा असर है, स्पेशली कलकत्ता चंदन नगर जहाँ ये बैठा है, वहाँ शक्ति की साधना का इतना असर है कि कुछ भी असंभव नहीं है। पहली बात तो ये है देवाशीष कि तुम्हारी माँ को जो बाहर से बीमारी जैसा दिखता है और तुमको मालूम है कि बीमारी नहीं है और डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई हो सकती है। क्योंकि बंगाल में ये घटनाएं बिल्कुल आम है। पश्चिम में अगर ये घटनाएं घटे हैं तो पागल खाने में डाल देंगे लोग, लेकिन भारत सहनशील रहा है और भारत को पता है, स्पेशली बंगाल को पक्का पता है कि इस तरह के लोग केवल अलग बिहेवियर कर रहे हैं क्योंकि वो एक अलग दिशा में जीवन जीते हैं, वो हमारे जैसा जीवन नहीं जीते हैं। और लोग यहाँ जानते हैं कि ये बीमारी नहीं है, तो कुछ लोग आपका, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन यदि वो उस ऑकवर्ड बिहेवियर के कारण किसी तरह का उपद्रव क्रिएट करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, मारपिटाई करती हैं, तो फिर निश्चित रूप से डॉक्टर की तुमको जरूरत है। लेकिन यदि वो उस अवस्था में अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक संवेदनशील, इसको क्राइटेरिया बना, अधिक मानवीय दिखती हैं, उनके चेहरे के भाव बदलेंगे, उनके चेहरा बताएगा उनका कि वो बहुत ममतामयी दिखती हैं, प्यारी दिखती हैं, वो पागलपन जैसे बिहेवियर दिखेंगे उनके। कभी नाच रही है, कभी गा रही है, कभी हंस रही है, कभी रो रही है, काम करते करते रो रही है, काम करते करते हंस रही है। रामकृष्ण का तो वही था ना देवाशीष। जया को भी कुछ पूछा। तो ये असंभव नहीं है कि वो किसी और डायमेंशन में प्रवेश करती हूँ। ये तुम्ही को देखना है क्योंकि तुम्हारे ऊपर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी है। लेकिन यदि वो नेगेटिव, नकारात्मक बिहेवियर कर रही है, मारपिटाई कर रही है, क्रोध कर रही है, गुस्सा उनको आ रहा है, तो फिर निश्चित रूप से उनको मेडिकेशन की जरूरत है। बाकी तो मैं तुम्हारी माँ से मिली नहीं हूँ देवाशीष, इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देना ही ठीक रहता है बिना उस व्यक्ति को जाने। जितना मुझे समझ में आया मैंने उतना तुमको बता दिया। और दूसरा प्रश्न तुम्हारा है चक्रा हीलिंग पर। चक्रा हीलिंग पर अलग से बात हो सकती है देवाशीष, और फिर वो लंबी वार्ता के विषय होगी। अभी इसी डायमेंशंस वाले में जया का भी क्वेश्चन है और तनोज ने पूछा है कि कैन मेडिटेशन हेल्प विद ऑटिज्म। मेरा बच्चा शोर मचाती है। She is trying to say I am also there. मेरी बेटी एक्चुअली थोड़ा सा नॉइज कर रही है तो Yes, तनुज ने क्या पूछा? मैं बस एक चीज शेयर करना चाहती हूँ इस डायमेंशन को लेके कि there are certain aspects की हमको अपने लॉजिक को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम बहुत लॉजिकली इस चीज को एनालाइज करने लगे, जैसे देवाशीष जी ने भी बोला है कि इनके माँ को जैसे बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं और जब उनको पता चल रहा है कि ये मेडिकली कोई टर्मिनल डिजीज नहीं है, मैं सोचती हूँ अगर हम लोग ये लॉजिक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, असंभव है, असंभव। इसका एक लॉजिक है वैसे छोटा सा। मुदिता दे सकती है। हाँ, मतलब बिकॉज ब्रेन वेव स्टडी कर रहे हैं हम लोग अभी साइकोलॉजी में, आपने भी किया होगा। जैसे बबी ने अभी कहा ना कि ड्रीम में भी हम, जब हम सपने में होते हैं ना, तब भी हम डायमेंशन क्रॉस करते हैं। और ये तो प्रूवन थ्योरी है कि आप जब ड्रीम स्टेट में होते हैं तो आपके ब्रेन वेव्स तब गैमा वेव्स में होते हैं, और आप वेकफुलनेस स्टेट में होते हैं तो वो अल्फा वेव्स होते हैं, राइट। तो ये एक्चुअली बहुत जो वेवलाइंस या जो फ्रीक्वेंसी हमारी न्यूरोलॉजी में चेंज होती है ना, उसको ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। और अभी तक ये नहीं जान पाए कि हमारे जो अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस है
वो उसके कितने डायमेंशंस हो सकते हैं। सो बिकॉज हम अभी तक कितना 3 या 4 लेयर्स ऑफ अपना Consciousness. कॉन्शियसनेस जान पाए हैं, उससे ज़्यादा गहरा हम नहीं गए हैं। लेकिन हमें ये मालूम है कि ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पॉसिबल है, और वो होती है जब हम ड्रीम स्टेट में होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम कुछ उटपटांग बिहेवियर मेंटली, जो मेंटली इल, जैसे ऑटिज़म अभी तनुज ने बोला, तो ऑटिज़म भी एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ही है। इसको एक मेंटल डिसऑर्डर लेबल दे दिया गया है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो एडीडी, ऑटिज़म, ये सारे के सारे जो हैं वो एक स्पेसिफिक ब्रेन वेव लेंथ पे फंक्शन करते हैं, और इसी को हम कहते हैं अलग अलग, शायद मैं पक्का नहीं बोल सकती, लेकिन शायद इसी को कहते हैं कि हम अलग अलग डायमेंशंस में जी रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्टेट्स ऑफ योर कॉन्शियसनेसेस हैं बेटा, जो आपके भीतर कई लेयर्स जो कॉन्शियसनेस की हैं उनको आप डिफाइन करें। डायमेंशंस बिल्कुल ही अलग मामला है। डायमेंशन है जब व्यक्ति समय के एक आयाम से दूसरे आयाम में प्रवेश करता है, और इसका अभी तक विज्ञान को बिल्कुल भी नहीं पता है। नहीं, जैसे फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड का बोला है, उसको कुछ भी नहीं पता है आयामों का। वो जानता है आम आदमी के मस्तिष्क को, आम आदमी का मस्तिष्क और ध्यानी का मस्तिष्क, जहाँ मस्तिष्क ही नहीं है। इसीलिए भगवान को अलग से बोलना पड़ा साइकोलॉजी ऑफ द इजोटेरिक पर। जो इजोटेरिक है उनकी साइकोलॉजी क्या है, इसलिए इस बात में हम ना ही उलझें। जितना अभी तक की साइकोलॉजी है, जितनी अभी तक की साइकोलॉजी की जानकारी है, उसके पास प्रेम का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और प्रेम पागलपन की या काल के आयाम को क्रॉस करने की पहली सीढ़ी। देवाशीष कुछ बोलना चाहते यस देवाशीष। मैं ऐसा हुआ था कि इस साल जो है शिवरात्रि के पहला वाला दिन जो है, उस दिन मैं बीमार पड़ा था। ठीक है, मेन इलनेस, और मतलब वो तारीख शायद 18 फरवरी था, और वो उस तारीख से लेके मैं मार्च पूरा 1 महीने तक मैं बीमार पड़ा रहा, और मैं अपने बिस्तर पर ही था। तो बीच में क्या हुआ था कि आपका शायद 1 तारीख से मार्च महीने की 1 तारीख से 7 तारीख तक मैं कहाँ था, ये मेरे को याद ही नहीं कि मैं कहाँ था, जबकि मैं अपने बिस्तर पे एकदम लेटा हुआ था अपनी जगह। मेरे को कोई याददाश्त नहीं, नो मेमोरी। तो उस टाइम क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। उस टाइम मैंने वो देखा था जो मेडमेट्स होता है ना, जिसको लेकर भी इसमें रिसर्च चल रहा है। तो मैंने उस टाइम ऐसे मेडमेट्स देखे थे जो 2030 में जो है वो आपका निकलेगा, तब जो है अवेलेबल होगा। ऐसा मेडमेट्स मैंने देखा है। मैं ऐसी जगह पे गया था, मेरे को भी हल्का याद है, लाइक ए ड्रीम। मैं लगभग सभी को ये सलाह देती हूँ कि इस तरह की कल्पनाओं से बचें। साधक को अपना जीवन जीते हुए इस तरह के प्रयोगों से भी बचना चाहिए, और इस तरह की कल्पनाओं से भी बचना चाहिए। यद्यपि देवाशीष के सवाल को मैं देवाशीष से भी मिली नहीं हूँ। देवाशीष जब यहाँ आएगा और हमारे साथ यहाँ ध्यान करेगा तो उसको अलग तरह की विधियाँ मैं दूंगी। मेरा प्लान है 2 महीने के बाद, मैंने देवाशीष को बोला है कि तुम मेरे पास आ जाओ और कुछ दिन यहाँ रहो, और उससे मैं देवाशीष मैं तुमको कुछ स्पेशल विधियाँ दूंगी जिन पर तुम ध्यान करोगे। उसके बाद ही मैं तुमको बता पाऊंगी कि ये क्या था, क्योंकि मेरे मन में इस तरह की कल्पनाओं के लिए और इस तरह के सपनों के लिए कोई सम्मान नहीं। मुझे लगता है, और मेरा बड़ा स्पष्ट इसमें मानना है, कि जो व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जी सकता वो अपने असामान्य जीवन को गौरवान्वित करने की कोशिश करता है, ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है। ये फिर कल हम जिस पर बात कर रहे थे, एक तरह की बेईमानी। मेरे हिसाब से, मेरे देखे, आप सहमत हो
मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। आप असहमत हो, मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं। मेरा अगर ओपिनियन पूछते हो और मुझसे अगर पूछते हो कि ये क्या था, तो मैं कहूंगी कि तुम्हारे गलत प्रयोग तुम्हारे मस्तिष्क को उस दशा में ले गए हैं जहां तुम्हारे मस्तिष्क को उन्होंने सुला दिया है, और अनकॉन्शियस की गहरी परतें अब तुम्हारे सामने सपनों में आती हैं और उन पर तुम अपना प्रोजेक्शन डालते हो अनकॉन्शियसली कि ये 2030 की घटनाएं हैं, कि ये 2050 में होगा, कि ये 2400 में होगा, कि ये 18वीं शताब्दी में हो चुका है। ये तुम्हारा ही मामला है देवाशीष, ये तुम ही हो और कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता, फिर भी मैं तुम्हें एक जगह दूंगी, स्पेस दूंगी। ये स्पेस मैं तुम्हें इसलिए दूंगी क्योंकि मैंने अभी तक तुमको देखा नहीं। जब तुम यहाँ आओगे और यहाँ रहोगे और मेरी दी हुई साधना पद्धतियां करोगे, तब मैं तुमको बता पाऊंगी, तुम्हारी स्टेट को भी देख पाऊंगी कि तुम कहाँ हो। तनुज का क्या प्रश्न था? तनुज का क्वेश्चन था कि कैन मेडिटेशन हेल्प विद ऑटिज्म? देखिए तनुज, जब आप ध्यान करते हैं तो ऑटिज्म से लेके ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तक आपके जो मन के मामले हैं, ध्यान की सारी प्रोसेस उनको साफ करने की तो है। पहले कॉन्शियस लेवल की खुदाई होगी, जब आप सक्रिय ध्यान करेंगे, मैं कौन हूं ध्यान करेंगे, कुंडलिनी ध्यान करेंगे। पहले आपका कॉन्शियस धुलेगा, उसकी जैसे आप घर की सफाई करने लगे तो पहले बाहर की सफाई करते हैं, फिर बिस्तर के बॉक्स खोल लेते हैं, फिर बिस्तरों को हटा देते हैं और कॉर्नर्स को निकालते हैं। तो 3 लेयर्स को तो हम जानते हैं, पहले कॉन्शियस, फिर सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। ध्यान इन 3 लेयर्स की सफाई करता है। ओशो की ध्यान विधियां तुम्हारी इन तीनों लेयर्स को सफाचट करने की ध्यान विधियां हैं, इसीलिए 3 वर्ष। एक साल एक परत की धुलाई होती है और हमें पता ही नहीं होता है कि भीतर क्या छुपा हुआ है। प्रारंभ में स्त्रियां आ जाती हैं मेरे पास, कहती है हमारे भीतर कुछ दबा हुआ है ही नहीं। शुरू के 1 महीने सक्रिय ध्यान करेंगी, रोएंगी नहीं, हंसेंगी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे है ही नहीं भीतर, कुछ निकलता ही नहीं। उनको फिर मैं कहती हूँ कि तुम सातत्य जारी रखो, तुम कंटिन्यूटी रखो। जब कंटिन्यूटी रखती है तो 6-7 महीने के बाद पता चलता है अरे मेरे भीतर इतना विष था, फिर वो निकलना शुरू होता है। अपने विष का अगर हमें पता हो, अगर तुम्हें पता चल जाए तनुज कि ये विष मेरे भीतर है, तो तुम उसको रखोगे थोड़ी, तुम उसको फेंकाओगे। सक्रिय ध्यान करता यही है सिर्फ कि तुम्हें अपने भीतर के विषयों से परिचित करवा देता है और फिर आप विष को निकाल देते, वहीं उलीझ देते हो। तो सभी तरह के मानसिक विकार, सभी तरह की मानसिक समस्याएं, सभी तरह के मानसिक बंधन, जिनको ग्रंथि कहते हैं महावीर, जिनको कॉम्प्लेक्स कहते हो तुम फ्रायड की लैंग्वेज, गांठ आपके भीतर जो भी है, सक्रिय ध्यान उनको साफ कर देता है। यदि ईमानदारी से आपने सक्रिय ध्यान किया है तो आदमी साफ सुथरा होकर बाहर आएगा। वो बुरा होगा तो कहेगा हाँ देख मैं बुरा हूं, वो अच्छा भला होगा तो वो कहेगा देखो मैं भला हूं, वो काला होगा तो स्वीकार करेगा मैं काला हूं, वो गोरा होगा तो स्वीकार करेगा मैं गोरा हूं। उसके भीतर एक सरलता, एक सिंप्लिसिटी आएगी, उसकी कल्पनाएं टूटने लगेंगी।
पहुंचना कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे तो तुम बुद्ध बन के बिल्कुल बैठ जाओगे कि हाँ अब मैं बुद्ध हो गया, फिर ना चाय पीनी है ना पानी, बस बैठे हैं। नो, ये है आपके सामान्य व्यवहार में एक सरलता आती है, आप ज्यादा ग्रहणशील होते हो, आप झुक जाते हो, आप कहते हो कि कोई बात नहीं, इसने थोड़ा अत्याचार कर लिया, मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, मेरा क्या उखाड़ दिया। आप जल्दी क्षमा करने लगोगे लोगों को, जो समय आप लेते थे क्षमा करने, आपके भीतर बदल जाएंगी चीजें और इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये समस्याएं हैं ही नहीं, ये आपने इकट्ठी कर रखी है। और साइकियाट्री में बड़े बड़े बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं इनकी, ध्यान के सामने इनकी क्या हैसियत है। इसीलिए जब मुझसे कोई पूछता है कि क्या मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, मानसिक विकारों को ठीक करने के लिए ध्यान करूं, मैं उसको सलाह नहीं देती। मैं कहती हूँ इतना छोटा मत करो भगवान के सक्रिय ध्यान, भगवान के दिए हुए डायनामिक मेडिटेशन को इतना छोटा मत करो कि वो तुम्हारे मानसिक विकारों को ठीक करेगा। लेकिन इस पे मेरा भी अब एक हुआ है, मानसिक विकार तो वैसे भी ठीक हो जाते हैं, दवाइयाँ लेकर भी ठीक हो जाते हैं, घर गृहस्थी में भी ठीक हो जाते हैं। भगवान का डायनामिक मेडिटेशन तो आपको भीतर तक साफ करके उच्चतम स्तरों तक पहुंचाने के लिए, उसमें ये मानसिक विकार बचते नहीं है, ये दूसरी बात है, बच नहीं सकते, ये दूसरी बात है। बच ही नहीं सकते। ठीक से आप 3 वर्ष डायनामिक मेडिटेशन पूरी श्रद्धा से करिए, संकल्प से, बिना करे जो बोल रहा है मुझे उसकी बात नहीं सुननी। और फिर देखिए विकार आपके भीतर बच नहीं सकता, ये तो गंगा है जो धो देगी। लेकिन यदि आप धोने के लिए गंगा का यूज करते हैं तो ये गंगा का बहुत छोटा यूज हो गया, बहुत छोटा। ये तलवार थी जिससे आप सुई का काम ले रहे हैं। हाँ, तुम्हारा प्रश्न बोलते। मेरा एक्सपीरियंस था, एक्चुअली प्रश्न नहीं था, वही ऑटिज्म को ही लेके था मैं जो बोल रहा था। वो गिराएगी बेटा, अब उसको ना बेचैनी हो रही है, हम क्लोज करते हैं इसको। अच्छा, और किसी का, चलो मेरा एक्सपीरियंस तो मैं कभी और भी शेयर कर दूँगी। बाकी मैं कह रही थी कि ऑटिज़म वगैरह का और भगवान के दिए हुए सक्रिय ध्यान, इन सब का कोरिलेशन बैठता है। बट हाँ, ये बहुत छोटी समस्या है डायनामिक से सुलझाने के लिए। बट नीडलेस टू से कि जो हमारा न्यूरोलॉजी है वो एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ विटनेसिंग ऑल्सो, क्योंकि साइंस प्रूव करता है कि हमारा जो प्राइमरी कॉर्टेक्स है, जो आगे फ्रंट हिस्सा है ब्रेन का, जो बाकी किसी भी बीइंग में नहीं है, जो सिर्फ ह्यूमंस में ही है, जो हमारा थर्ड ब्रेन है, उसके जो सेरोटोनिन, डोपामाइन और जो अलग अलग हार्मोन्स है ब्रेन के अंदर, वो रिसेप्टर्स जो मतलब ठीक से स्टिमुलेटेड नहीं होने के वजह से जो इससे एक्टिव होने चाहिए थे हमें नॉर्मल मैनेजमेंट, एवरीडे मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट के लिए, वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या बिकॉज ऑफ जो भी रीज़न है, स्ट्रेस ही है वैसे इसका मेजर रीज़न, डीएक्टिवेट हो चुके हैं। तो इसीलिए ये जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ जिसको कहते हैं, डिसऑर्डर भी नहीं कह सकते अभी, ये जो अराइज करती है वो मेजरली स्ट्रेस की वजह से अराइज करता है। बट स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस होता है इन ऑर्डर टू बिकम। Now it again goes down to these existential things where how to be a witness. तो डायनामिक एक बहुत बड़ा तलवार है। मम्मी ठीक, मतलब मुझे लग रहा है कि मम्मी एकदम ठीक बोल रही है, बट हमारे लिए डायनामिक के यूज़ करके अपने ब्रेन को हार्मोनाइज करने का एक मौका है। आई एम सॉरी टू से, आई थिंक सो, that will be insult to Bhagwan's big effort, that will make people who love Bhagwan cry.
शरीर जैसे थकता नहीं है, जैसे कि मैं शरीर शरीर से डायनेमिक ही नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम फ्रेश, मतलब कभी पसीना भी नहीं आएगा, इतना कूदा फादा होता है, इतना कुछ करते हैं। ये बिल्कुल तुम्हारी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है जया, इससे हम अलग से बात करेंगे इस समस्या पर। इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम